नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक नई पहल के साथ आप सबके बीच उपस्थित है। रंग समागम 2020 हम माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आपके सामने रंग समागम 2020 की प्रस्तुति कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ रहे हैं कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना बहुत अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो अभिनेता है वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से मुंबई तक का सफर उनका बहुत ही रोचक रहा है। श्री विनीत कुमार जी, आज इनसे हम लोग मिलेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में। और कैसा चल रहा है सर कोरोना काल और ये लॉकडाउन का सफर, क्या चल रहा है अभी? वो धन्यवाद। मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतने बड़े शब्द का इस्तेमाल किया मेरे लिए, मैं घबरा जाता हूँ। कोरोना काल जो है वो अच्छा या बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बहुत उलझन और परेशानी का विषय नहीं था, क्योंकि मैं घर से वैसे भी नहीं निकलता हूँ। निकलता हूँ तो मुंबई से बाहर चला जाता हूँ, तो वो बाहर बहुत दिनों से 5 महीने से मैं बाहर नहीं गया हूँ। ये उलझन का विषय है। घर में रहना एक कंपल्शन की वजह से अगर घर में रहना पड़ता है तो थोड़ी दुविधा तो होती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो समझ में आई हैं, जैसे एक खास तरह का अनुशासन, धैर्य, शरीर, मन और बुद्धि। अगर ये तीनों जो है, अगर इस 5 महीने में आपने इसका एक साम्य स्थापित नहीं किया है तो आप जो है या तो डिप्रेशन या तो इरिटेशन या किसी चीज के शिकार हो जाएंगे, या हुए होंगे या हो रहे होंगे। तो ये चीजें जो हैं, कुछ चीजें हैं जो अब चूंकि मेरी उम्र है इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिल गई हैं, अनजाने में मिल गई हैं, कि हम सब कुछ के बावजूद अपने ऊपर कहने को तो हम जिम चले जाते हैं, लोग जिम चले जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप अपने मन, शरीर और बुद्धि का साम्य बैठा नहीं पाते थे। यहाँ 5 महीने में जो है कुछ करना नहीं है, तो ये मुझे बहुत बेहतर समझ में आया। अनुशासन और धैर्य के बीच की कड़ी समझ में आई। ये समझ में फिर से ये बात आई कि भाई प्रकृति ने जो है हमें ये समझाने की कोशिश की कि अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारी स्पीसीज ही खत्म कर देंगे। आप अभी मैं दिखाऊं तो जो आसमान हवाई जहाज से दिखता था, अब वो हमें अपने घर से दिखता है, इतना नीला। चिड़ियों की चहचहाट जो होती है वो सुनाई देती है। सुबह जो है चिड़िया बोलती है तो नींद खुलती है। अब ये सब चीज बैठे बिठाए समझा दी गई कि भाई बहुत आपने अत्याचार किया है। समझने की चीज कई हैं, ठीक है कि समस्याएं हुई, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ढेर सारी समस्याएं पैदा हुई, लेकिन उससे जो समझ अगर आपने पैदा कर ली है तो आप समझिए कि ये एक अकूत संपत्ति है आपके लिए। जी जी। अब एक जो मल्टीनेशनल्स जो आपके सामने खड़े रहते थे कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके, सुबह आंख खोली तो कोई एक चीज आपके सामने है, नई चीज सामने है। अब दिन भर आप लग गए कि अच्छा ये क्या आया है यार, इसको देख लेते हैं। इस 5 महीने में ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आई जिसकी ललक आपको हो कि ये खरीद लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो आप एक बिल्कुल सामान्य जीवन, पहले जो कहा जाता था कि सामान्य जीवन जीना, तो सामान्य जीवन
फिर से समझा दिया गया कि घर में कैसे रहते हुए, घर का काम करते हुए, हाथ बटाते हुए, बर्तन और धोते हुए और खाना बनाते हुए आप कैसे जीवन जीते हो और फिर भी आप अपने व्यक्तित्व को संभाले रहते हो। ये सब अद्भुत चीजें हुई हैं। अगर आपको समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप फिर उसी रॉ में बह जाएंगे और ये 5 महीना बेकार हो जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे हम लोगों को सीख जरूर लेनी चाहिए और शायद ले भी रहे हैं हम लोग। ले ही रहे होंगे। जी सर। आपका सर, आपके साथ ये मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि ये दूसरा इंटरेक्शन है। पहला इंटरेक्शन कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले, मैं जब भारतेंदु नाट्य अकादमी का जब छात्र हुआ करता था, तो उस दौरान आपका आना हुआ था। हाँ, यस। तो सर, मैं आपका फेस बहुत अच्छे से जानता था। मैंने नाम से वजह से मैं नहीं जानता था, लेकिन जब पता चला कि विनीत सर की क्लासेस हैं तो हम लोग गए सुबह सुबह, और आप हारमोनियम लेकर बैठे हुए थे सर। हाँ। आप स्टेज पर हारमोनियम लेकर बैठे हुए थे और आपने ये रियाज कराना शुरू किया था। तो आपने सबसे पहले वॉइस पर हमारे काम करना शुरू किया था। कितना जरूरी है सर एक एक्टर के लिए सुबह सुबह या तो किसी चीज के साथ रियाज करना, आपके हिसाब से? ये रियाज जो है वो लोग उसको थोड़ा अदरवाइज ले लेते हैं। उनको लगता है ये म्यूजिक से कनेक्टेड है। मैं पिछले 5 महीने से ऑलमोस्ट रोज हारमोनियम पे सुर लगाता हूं। सुर लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं संगीत के लिए सुर लगा रहा हूं, सारेगामा पौधा नी सा कर रहा हूं। बात करते करते आप अपने जीवन में चूंकि स्वर जो है सधा हुआ नहीं होता है, तो आप उस स्वर का इस्तेमाल बेलौस करना शुरू कर देते। तो चूंकि हम जब काम करना शुरू करते हैं थिएटर में या फिल्मों में, तो ध्वनि जो है, जो आपका जो संवाद है, उस संवाद में जो शब्द हैं, शब्द जो हैं वो अक्षरों से पैदा हो रहे हैं। अक्षर जो है एक टनकार है, एक ध्वनि है। अब ये अगर बेलौस निकलेगा तो आपके शब्द जो हैं वो बेलौस हो जाएंगे। सेंटेंस जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कि ओवरलैप करने लगा कोई एक दूसरे पे, या उसमें क्लैरिटी मिसिंग हो जाएगी। तो जब आप रियाज करते हैं, रियाज करने का मतलब कि आप कोई भी एक सुर पकड़ते हैं और उस पे जो है कुछ 1 मिनट 2 मिनट जो है आप उसका अभ्यास करते हैं, फिर एक कोई दूसरा स्वर पकड़ते हैं, फिर कोई तीसरा स्वर पकड़ते हैं। धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है कुछ दिनों बाद कि जब आप पढ़ते हैं तो ध्वनि जो है आपके कंट्रोल में होती है और आप जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, ध्वनि को किसी भी नोट पे ले जा सकते हैं। आप उस पे बिना बोल, जनरली होता क्या है कि जब लोगों को कहा जाता है यार जरा हाई पिच पे आओ, तो वॉल्यूम बढ़ा देते। वॉल्यूम से हम लोगों का लेना देना नहीं होता है। हम लोगों का लेना देना प्रोजेक्शन से होता है, और प्रोजेक्शन जो है वो लोअर नोट पे भी सीखना पड़ता है, हायर नोट पे भी सीखना पड़ता है। वॉल्यूम से प्रोजेक्शन जो है जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, वरना उससे जो आपका थ्रोट है वो फंसने लगता है। तो इससे स्वर का अभ्यास जो है वो मुझे लगता है कि अगर आप करते रहे तो उससे लाभ ही होने वाला है सर। लेकिन अगर ये बात भी कही जाती है कि अगर रियाज आपका सही है तो आप सही दिशा में चल सकते हैं, गलत रियाज होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका भी सर एक सही, सिर्फ कोई भी एक एक्टर हारमोनियम लेकर बैठ जाए लेकिन उसको पता ही नहीं है कि रियाज करते कैसे हैं या हारमोनियम पर सुर कैसे लगाते हैं, तो ये भी सर एक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा कि हम इसमें, अगर आपको ये लगने लगे कि हम इसमें सरगम सीख रहे हैं, रियाज सरगम है, वो रियाज हमारा सरगम नहीं है। सरगम से हमें सीधा सीधा कोई वास्ता, मेरा मानना है कि कुछ नहीं पड़ता है। मूलतः अगर सरगम का रियाज जो है एक गायक को होता है, एक गायक को आप कहिए कि जरा स्पीच पढ़ दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। वो गाना गा सकता है लेकिन डायलॉग नहीं बोल सकता है, वो हमें लोग बोल पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको बेसिक समझ, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय एक ऐसी चीज है
जो दूसरा आपको नहीं दे सकता है। दूसरा आपको तभी दे सकता है जब आपको ये पता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप दूसरे से, चाहे वो टीचर हो या टीचर ना हो, आप उससे ले सकते हो। कई बार जो है, जब हम एनएसडी में पढ़ते थे, तो हम तो बहुत लंबा काम करके गए थे, कुछ 14 साल थिएटर करके जब हम गए थे एनएसडी, 3 साल की ट्रेनिंग लेने। 14 साल मतलब कि कुछ बहुत 32-35 कुछ मेजर प्लेस किए थे, फुल लेंथ प्ले किए, 18-20 कुछ शॉर्ट प्ले, कुछ 1,500 स्ट्रीट प्ले किए थे, शोज किए थे स्ट्रीट प्ले के। तो इतना काम करने के बाद जब मैं एनएसडी गया, तो मुझे जो मेरी अपनी समझदारी काम कर रही थी वो ये थी कि कोई भी चीज जब आप सीखने जाते हो तो आप जीरो पे होते हो। और मैंने 14 साल थिएटर किया यहां, तो मेरा पहली ड्यूटी या मेरा पहला धर्म था कि मैं अपने आप को जीरो पे लाके एनएसडी में अपना अध्ययन शुरू करूं। वरना मैंने बहुत काम किया था, इतना काम तो वहां बहुत लोगों ने नहीं किया था। और टीचर पढ़ाएं अगर तो लगे कि अच्छा ये तो इस किताब में है, अच्छा ये तो नेमी जी ने कहा था, अच्छा तो ये है, तो मैं पढ़ूंगा क्या? तो नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो टीचर कह रहा है, जो टीचर समझा रहा है, उसे कोशिश करो दोबारा समझने की। हो सकता है कि दोबारा समझने में तुम्हें कुछ बेहतर समझ में आए या कुछ उसका नया आयाम आपकी समझ में आ जाए। इसलिए कोई भी चीज जब आप जानते हो और दोबारा अगर उसे कोई कुछ दोबारा बता रहा है, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है कि कोई नया आयाम उससे पैदा हो जाए अपने दिमाग में और आपको लगे यार ये नहीं सोचा था। ऐसे कि मेरी क्लास में ढेर सारे मतलब कई बोलते हैं अरे क्या कुछ नहीं पढ़ा, अरे कुछ नहीं, क्या पढ़ाएंगे, मालूम? हाँ मालूम। तो ऐसे ही मैंने अपने किसी टीचर से पूछ लिया कि अरे क्लास में तो लड़के, अब चूंकि मेरी उम्र थी, मैं उम्रदार था, सबसे बड़ा था, अपने सीनियर से भी मैं बड़ा था उम्र। तो इसीलिए पीयूष जो है, हमको पीयूष विनीत भाई बोलते हैं कि भाई ये हम इससे सीनियर है, स्कूल में उम्र में ये हमसे सीनियर है और थिएटर में भी वो इतना पुराना किए हुए है। तो ऐसे ही मैंने पूछ दिया उनसे अपने टीचर से कि अरे सर सब जो है ऐसे, तो उन्होंने कहा कि देखो अच्छी चीज जो है समझने में देर लगती है और बुरी चीज जो है बहुत जल्दी समझा देती है कि ये नहीं करना है। तो एक नई गुत्थी खुल गई कि यार जब तक सुनोगे नहीं, ये बात समझ में कैसे आएगी कि ये चीज समझ में नहीं आई है, मतलब इसे फिर से समझना है। और ये चीज अगर समझ में आ गई है तो आप डिसाइड कर लो कि ये करना है या नहीं करना है। तो टीचर लोग जो हैं वो कब धीरे से आपको क्या बता जाते हैं, आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो स्कूल जो है, जैसे बीएनए एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है, अब उसमें हम ये कहें कि अरे यार टीचर नहीं है, या एनएसडी में कहें टीचर नहीं है, भाई टीचर कहां से आएगा? टीचर हवा में तो पैदा नहीं हो जाएगा। टीचर जो है वो उसी के अंदर है। तुम स्टूडेंट बनने लगोगे, वो टीचर बनने लगेगा। तुम बैठ जाते हो लोंदे की तरह, कहते हो आप पढ़ा दीजिए। ये कोई अर्थमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है, या ये हिंदी की भाषा का क्लास या अंग्रेजी की भाषा का क्लास नहीं है। आप उससे लेने के लिए तत्पर रहेंगे तो उसकी मजबूरी होगी कि वो कुछ उसे देना पड़ेगा।
तो ये इंस्टीट्यूट जो है कुछ ऐसे हैं जहां की आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आप कोई ऐसे तो ये इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कि ऐसे परोस दिया गया और आप उसको अपने जेब में लपेट के ले आए और आप एक्टर हो गए, ऐसा नहीं है। तो मेरी समस्या ये है कि अधिकतर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो एक्टर बनने आ गए या वो डायरेक्टर बनने आ गए, अरे बन थोड़े सकता है, आप हो। डिजाइन सबके अंदर है बचपन से, जो नहीं सीख रहा है घर के अंदर। आप देखिएगा कि माँ लोग जो हैं उस जमाने में कोई डिजाइन जानती थी, लेकिन घर में जो है वो जब कुछ सामान रखती थी तो बड़ा खूबसूरत लगता था। कहां से उनके दिमाग में आया कि अच्छा ये जो है ना, अरे ये तस्वीर इधर लगा दो, कहां से दिमाग में आया उनके। ऐसे ही जब अभिनय की बात करें तो हमको अपने जीवन में देखिए तो कहा ही जाता है कि हर आदमी जो सांस ले रहा है, जो जीवित है, वो अभिनेता है। उसे करना कैसे है, जब आपको ये जानना होता है तो आप इसका मतलब अभिनेता बनना चाहते। अभिनेता सभी है, लेकिन जब आप उसे करना चाहोगे, जीवन में करना नहीं होता है, वो होता रहता है। लेकिन जब आप उसे करना चाहते हो, इसका मतलब यह है कि आप अभिनेता अब बनने की इच्छा आपके अंदर पैदा हो गई है। तो उसके लिए वो गुण तो आपके अंदर है ही। उस गुण को हम कैसे डिसिप्लिन्ड करें, वो गुण किस तरह से हम इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल नहीं करें, मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको खोजना पड़ेगा। तो वो खोज सामने से नहीं आएगी, आपके अंदर से आएगी। अगर आप सामने से वो चाहोगे प्राप्त होना तो आपके लिए संकट है, आपको दिक्कत होगी। सर 1981 का समय, 1981, और गांधी फिल्म बन रही थी इंडिया में, जिसके रिचर्ड एटनबरो डायरेक्टर थे। और बहुत ही कमाल का वाक्य है ये, बड़ा कमाल का वाक्य है। आपको कास्टिंग के लिए वहां पर रखा गया था और आपको सर पता भी नहीं था कि कौन है डायरेक्टर, क्या है डायरेक्टर। और उन्होंने आपसे काम को देखकर काफी प्रसन्न होकर उन्होंने आपको कोई रोल भी ऑफर किया था और आपने बोल दिया था नहीं, मुझे रोल नहीं करना, मेरी 4 बजे से थिएटर की रिहर्सल है। वो दरअसल शान भाई थे। वो शान भाई जो हैं वो उर्दू डिपार्टमेंट के पेक्स थे। और उनके पिताजी बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। तो शान भाई का फोन आया, उन्होंने कहा अरे भाई एक इधर सिनेमा वाला है, उसको कुछ कहा। बोले नहीं, हमको सिनेमा से कोई लेना नहीं। उन्होंने कहा अरे मदद कर दो भाई। अब मदद के नाम पे हम बिल्कुल हनुमान जैसे हो जाते थे कि मदद, हाँ कर देंगे ना मदद। बोले तो वो चले जाओ, मौर्या में है, तो मौर्या चले गए। मिस्टर योगी थे जो दिल्ली दूरदर्शन के वो सब देख रहे थे शायद वही, और उनके साथ एक अंग्रेज चेहरा खड़ा रहता था। वो उन्होंने कहा अरे वो जो है कुछ एक्टर को चाहिए। तो हम बोले लिस्ट दीजिए, क्या कैसा है क्या है, वो आप एक लिस्ट बना के दे दीजिए, हम लाके दे देंगे। उन्होंने लिस्ट बना के दे दिया कि ये जो है ऐसा है और इसकी ये हाइट है, ये ऐसा, इसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, इस प्रकार का कुछ अपना लिख के हमने देखा। हम पटना के लगभग सब एक्टरों को जानते थे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। पहले दिन जो है कुछ 5-7 नाम दिए थे, 5-7 नाम दिए। हम सबके घर में या जहां कहीं भी हुआ जाके बता दिया, अरे भाई मौर्या चले जाओ, जाके योगी साहब उधर हैं, मिल लो उनसे अपना। उसके बाद हम शाम के समय आए, कुछ 3 बजे के आसपास। दिन भर में उन्होंने एक गाड़ी दे दी थी। 3 बजे आए, हम बोले भाई सबको बोल दिए हैं, वो आप कभी भी आके आपसे मिल लेंगे। बोले कितना खर्चा हुआ? हम बोले खर्चा क्या होना है भाई, आप गाड़ी दिए हो उसी से घूमे, खर्चा क्या होना है, बस चलते हैं 4 बजे से। बोले अरे कुछ तो खर्चा हुआ होगा। हम बोले नहीं कोई खर्चा नहीं हुआ। तो पता नहीं किसी को बुलाए और कान में कोई बोला उन्होंने। वो हम को लेके नीचे गया और वो अंदर कुछ अपना लिखा उखा और उसने कहा यहाँ साइन कर दीजिए। साइन करने में हमको बड़ा दिक्कत है, जल्दी हम पढ़ के बिना देखे साइन नहीं करते। तो हमने देखा, हम बोले पैसा किस बात का है? बोले अरे रखिए ना भाई, खर्चा होगा ना, आप काम कर रहे हैं। हम बोले अरे वो तो शान भाई बोले हैं तो कर रहे हैं, इनके लिए हम क्यों करेंगे?
उसने जबरदस्ती जेब में डाल दिया, कहा करो 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 यार, वो तुम जिद करने लगते हो। हमने कहा अच्छा। उसके बाद जो है वो कुछ उसने मुझे 81 में कुछ उसने 250 रुपए हमको दे दिए कुछ एक दिन में। 250 बहुत होता था। हम कहे ये क्या। खैर दूसरे दिन तीसरे दिन, उसके बाद पांचवें छठे दिन एक और अंग्रेज आ गया। अब उस अंग्रेज के इर्द गिर्द और कई अपने खड़े हुए, कुछ हलचल ज्यादा थी। तो उस दिन नूर फातिमा को मैं लेके आया था। अब नूर फातिमा के साथ जो है वो लाके मैंने वो मिली उनसे, और मिलने के बाद जो है मैंने योगी जी से पूछा ये कौन है, आज बड़ा हलचल है। बोले यही है रिचर्ड एटनबरो। हम बोले अच्छा अच्छा यही डायरेक्टर। बोले प्रणाम। तो उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने जब नूर फातिमा को देखा, और नूर फातिमा जी जो हैं वो उनके साथ जो है वो बड़ा खुश हुए, और वो बात करके जो भी है करके उनको भेजा, और उसके बाद वो मेरी तरफ घूमे और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कई यानी मतलब नूर फातिमा ने वो रोल किया था जो साड़ी, जो अपना चादर देते हैं ना, एक औरत जो फटे कपड़े में कपड़ा धो रही है नदी किनारे बीच में, तो ये जो है अपना वस्त्र त्याग जो करते हैं, तो वस्त्र जो है वो पानी में ऐसे डालते हैं और वो बहते हुए जाता है और वो ओढ़ लेती हैं वो। और नाना पलसीकर साहब के साथ जो लोग थे उन लोगों का नाम, परवेज अख्तर उसमें थे, उसमें वो गीता नाम की एक लड़की थी जो उनके दो बेटे, अरविंद रंजन दास था। इन सब लोगों का नाम दिया था, इन सब लोगों का नंबर नाम। भाई हमने कोई कमाल थोड़ी किया था, हमको शान भाई ने कहा था सबका, तो सबका जो है जो दिमाग में आया दे दिया। उनको ये पता भी नहीं होगा कि ये किसने किया है, क्योंकि हमको तो अपना 4 बजे का होता था, 4 बजे हमको रिहर्सल में जाना है, दैट्स ऑल। वो ब्रह्मा की लकीर है। तो फिर रिचर्ड एटनबरो ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें एक अच्छा रोल देगा। हम बोले हमको तो रोल करना नहीं। उसी फिल्म में रिहर्सल होता है। अब गांधी फिल्म में, गांधी फिल्म में ही, हाँ गांधी फिल्म में बहुत अच्छा रोल देंगे। अब हमको सिनेमा से वो इंटरेस्ट ही नहीं था कि हमको आप रोल दोगे और हम खुश हो जाएंगे और ऐसा होगा। मेरे लिए एक ही था जीवन का जो उस वक्त का जो लगातार जो उद्देश्य रहा है। ये किसी से भी पूछ ले पटना शहर में जो उस समय के हैं, कि 4 बजे विनीत कुमार, लोग कहते थे कि आ लो भाई 4 बज गए, मतलब विनीत कुमार आ गए। 4 बजे का टाइम ना, वो आ गया तो मतलब 4 बज गए। टाइम कभी तो मेरा मानना ये है कि अभिनेता मैं इसलिए बन सका क्योंकि उसके जो अभिनय के जो मूल इंग्रेडिएंट हैं वो मेरे अंदर बचपन से थे। कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये जो है कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर इसमें से कोई एक चीज की भी आपके अंदर कमी है तो आपको एक समय के बाद दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि अभिनय तो जो है, अब तो अभिनय की परंपरा कुछ बदल सी गई है। हमारे समय में ऐसी बात नहीं थी। मतलब हमारे समय और इस समय की बात हम जब करते हैं तो समय जो है कुछ चीजें पैदा करता है। आज की तारीख में आप अभिनेता हो, आप अभिनेता हो, लोग जो है पूछेंगे अच्छा क्या क्या है आपने। अभी आप एक घटिया सा सीरियल कर लो और लोग जो है मुस्कुरा कहें अरे देखिए एक्टर, और आपको लगेगा कि भाई मैं अगर ये नहीं करता तो भी मैं अभिनेता था, मैं इसी से युद्ध कर रहा हूं इस 31 साल से। मैंने काम करके जो हासिल नहीं किया है वो काम छोड़ के हासिल किया है। कि काम करके आप अगर हिट हो गए, आप अगर पॉपुलर हो गए तो आप एक्टर हो गए। ये मुझे लगता है आरोप जैसा,
एक एलिगेशन जैसा, कि आप आरोपित कर रहे हो कि अगर मैं पॉपुलर नहीं होता और अगर मैं हिट नहीं होता तो मैं एक्टर नहीं कहलाता। ये आरोप है उनके लिए भी कि जो ये नहीं कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो मेरे जूनियर हैं। मुझे लगता है ये खड़ा हो जाए तो तुम इसके सामने 4 लाइन नहीं बोल पाओगे, ये बिना लाइन बोले तुम्हारी धज्जी उड़ा देगा। जो समझ है अभिनय की, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, वो हिट नहीं है, या वो उस तरह से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम समय की चर्चा करते हैं कि पहले जो है लोग जानते रहते थे, अरे नहीं नहीं वो बहुत अच्छा एक्टर है, लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पे जानते थे। तो सर ये 1989 बैच में अगर हम लोग गए, 1989 बैच में गए और आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस तरीके से सिलेक्शन हुआ, उसके पहले आपने बहुत लंबा अरसा जो है रंगमंच को दिया। फिर क्या ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी जाना चाहिए? क्या वो अभी भी अंदर से कुछ ऐसी जिज्ञासा थी या कुछ अधूरापन था, या वो क्या था जो कि फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने के लिए आपको बोला? वो तो जो क्या है ना कि हम लोग नाटक नहीं करते थे। जी सर। हम लोग थिएटर करते थे। आज की तारीख में लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि नाटक करना और थिएटर करने में क्या फर्क है। नाटक करना जो है वो मूल रूप से एक नाटक उठा लो, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, हॉल बुक कर लो, नाटक हो गया। थिएटर एक सामाजिक अवस्था है कि जिम्मेदारी कि भाई ये नाटक अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे आपके अंदर कोई रीजनिंग होगी, कोई वजह होगी, कोई कारण होगा, कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा। और सिर्फ यही करना, अभिनय यानी रिहर्सल करने के अतिरिक्त पूरे पटना शहर में जो भी चीजें होती थी उस सब में उन लोगों का जुड़ाव होता था। नेशनल इंटरनेशनल कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, तो चाय की दुकान में बैठ के बातें होती थी। जिसका रिहर्सल अभी नहीं चल रहा है तो बाहर बैठ के बातें हो रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लगभग सारे जो भी नाटक करने आते थे उन सब के अंदर ये गुण पैदा होने लगता था धीरे धीरे। और करते 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 जब बहुत दिन हो गया, मैं तो सबसे सीनियर मोस्ट हो गया था अपने इफ्टा में, तो एक बिंदु पे ये लड़ाई भी चलती थी, ये युद्ध होता था वो कि भाई हम कहते थे अरे कि लोग कहते हैं कि ये सीपीआई का जो है कल्चरल विंग है, और मेरा युद्ध ये था कि सीपीआई का कल्चरल विंग कैसे होता है, कि सीपीआई भी शायद वैसे ही सोचता होगा जैसे हम सोचते हैं। तो ये एक युद्ध लगातार चलता रहता था कि नहीं भाई हम कल्चरल विंग नहीं है आपके। उसके पीछे की जो वजहें हैं उससे हमको लेना देना नहीं होता था। हम लोग जो कर रहे हैं वो मूलतः हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक सोच है। ये करते हुए जब बहुत लंबा समय बीत गया तो ये विषय जब सामने आया तो ये विषय सिर्फ मेरे लिए ही नहीं था महत्वपूर्ण, उस संस्था के लिए महत्वपूर्ण था कि अरे यार विनीत कह रहा है वो ट्रेनिंग लेने के लिए। आप सोचिए कि जनरल बॉडी जीबीएम हुआ, 3 साल के लिए मुझे छुट्टी दी गई। कहीं आपने सुना है कि नाटक के ऑर्गेनाइजेशन में जीबीएम हो के छुट्टी मिली कि भाई 3 साल के लिए आप पढ़ने जाइए? तो ये जिम्मेदारी संस्थागत थी कि भाई ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो कि भाई मैं कर तो रहा हूं, लेकिन ट्रेनिंग लेने से संभवतः शायद यही चीज सहजता और सरलता से कर पाऊं, उसकी सहजता और सरलता समझ पाऊं, उसकी तकनीक समझ पाऊं। इसलिए मैं गया अभिनय की ट्रेनिंग लेने कि भाई ट्रेनिंग से क्या लाभ है ये जरा देखा जाए। वरना नाटक में तो मैं जी सर,
मेरी अपने दर्शक थे, हाउसफुल होता था। लेकिन एक अंदर से जो एक ललक रहती है कि नहीं नहीं, वो ट्रेनिंग अगर होता, ये पहले की बात है कि ट्रेनिंग अगर कोई चीज है तो जरा उसे भी देखना चाहिए कि ट्रेनिंग से, क्योंकि करना यही है, तो 3 साल उधर भी लगाओ, तो 3 साल लगाया मैंने उधर, और मैंने ट्रेनिंग ली और मुझे ये पता चला कि मैं वो सारी चीजें जानता हूं जो यहाँ पढ़ाई जा रही है। लेकिन मैं वो चीज कुछ 1 किलोमीटर चल के प्राप्त करता हूं, और ट्रेनिंग से वो मुझे 10 कदम, 100 कदम, 500 कदम चल के मिलता है। तो इसीलिए मैं इस पे जोर देता हूं कि आपको जब पता होगा कि आप क्यों इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको क्या चाहिए, तो आपको मिलेगा। अब अगर ऐसे देखिए तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मूलतः मतलब अभिनय को लेके उस तरह से उनकी अपनी कोई समझदारी नहीं है, लेकिन सिनेमा सीरियल ने एक ऐसी चीज प्रस्तुत कर दी है हमारे सामने, पॉपुलैरिटी की, कि हम तुरंत मुहर लगा देते हैं, एक कमाल का एक्टर है यार, एक कमाल का एक्टर है, और आप खोजते रह जाते हो कि इसने कहां और कब और कैसे कमाल किया, लेकिन आप नहीं पाते, वो पॉपुलर है, वो हर जगह छप रहा है, आप छप नहीं रहे हो, तो सवाल उठाओगे तो वो आप पे पलट के आ जाएगा कि अच्छा आपको नहीं मिला है इसलिए आपको जलन हो रही है, आप विद्वेष आपको है। मूलतः अभिनय की समझ धीरे धीरे कम हो गई है। अभिनय पॉपुलैरिटी नहीं है, अभिनय एक विषय है। जरूरी नहीं है कि आप अगर अभिनय बहुत अच्छा समझ रहे हो तो बहुत अच्छा अभिनय कर भी रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग ट्रेंड नहीं है, क्या वो अभिनेता नहीं है? यानी जो सारे लोगों ने जो लिखा है, जो हमारे यहाँ पुराने लोग रहे हैं, या जिन्होंने किताबें लिखी हैं या लिखवाई हैं, या किसी ने उनको देख के लिखा है, उन्होंने कहाँ कोई ट्रेनिंग ली थी? स्तानिस्लावस्की ने कौन सी ट्रेनिंग ली थी? वो तो कहीं ट्रेंड नहीं हुए थे, वो तो करते 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 करते, आप भी करते 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 अपना मेथड, आप जो कर रहे हो वो आपका मेथड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात से बिल्कुल एग्री करूंगा सर मैं, क्योंकि अभी पीयूष जी भी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो मेथड एक्टिंग की बात है, हर एक्टर का अपना एक मेथड है, जिस तरीके से वो चीजों को तैयार कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वो उसका अपना एक मेथड है। ये बात सर, आपका एक बात पर बहुत हमेशा से एक फोकस रहता है कि एक्टर भले अंग्रेजी बोल पाए या ना बोल पाए, उसको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, फिर वो काम कर सकता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, चाहे मैं अगर मुंबई शहर की बात करूं, जिनको थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है वो इस बात को लेकर आती है कि उनकी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, वो बड़े लोगों के बीच में जाकर घुल मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते और अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या कहीं ना कहीं सर जो एक्टर की ये कमी है, वो भी उसको, अगर बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उसकी अंग्रेजी अगर कमजोर है, तो वो भी उसको रोकती है? क्योंकि अगर आपका केस में अगर हम लोग देखें सर, आपने कभी अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, आपने अपने कभी भेष को नहीं बदला, आप जैसे हैं उस तरीके से रहे। प्रॉब्लम आई कभी? नहीं, प्रॉब्लम तो मतलब मुझे तो नहीं आती है। मुझे इसलिए नहीं आती है कि मैंने अपने समय में जितने बड़े लोगों को देखा वो कोई अंग्रेजी नहीं बोलते थे और सब अंग्रेजी जानते थे। और मैंने जिन लोगों को देखा वो बड़े नहीं थे, वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े। अब बाबा नागार्जुन है, वो नागार्जुन साहब वो कहाँ अंग्रेजी बोलेंगे? या जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, या फणीश्वर नाथ रेणु, या जगजीवन राम जी यानी बाबूजी, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग बोलते होंगे, सब लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन हमारी जमीन पे
अंग्रेजी बोलने की जरूरत संभवतः कभी दिखी नहीं, और अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो समझ सब रहा है। मैं भी जब कहीं, मैं अंग्रेजी अपने देश में नहीं बोलता हूं। जब कनाडा गया मैं, तो मैं हिंदी में थोड़े बात कर रहा था, अंग्रेजी में बोल रहा था, चाहे जितनी जैसी भी जानते हो वही बोल रहा था वहां। इसीलिए वहां जब हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहा है कि इसका ग्रामर कैसा है, इसने क्या इस्तेमाल किया, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, बस इतना ही होता है। हमारे यहां जज करने लगते हैं। सच पूछा जाए तो बिहार में जो अंग्रेजी जानते हैं वो पूरी, यानी अगर अपने देश की अगर बात करें तो ग्रामेटिकली इतने स्ट्रांग होते हैं ये कि इनसे टक्कर लेना मुश्किल है बिहार में। वो बोलते नहीं है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये संकट सिर्फ इसलिए होता है कि ये कॉम्प्लेक्स आपके अंदर का है। आपको अपने व्यक्तित्व पे भरोसा नहीं है। आपने अपने व्यक्तित्व को इतना इंटरनली स्ट्रांग नहीं कर रखा है। आपको अपने व्यक्तित्व पे विश्वास और आस्था नहीं है। हम वो उस गुरूर, एक होता है कि आपका अपना विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे अगर आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा जो अभी अभी चलना शुरू किया है, जब वो चलता है तो आप देखिएगा कि वो 4 कदम चलता है तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास होता है कि मैं चला, फिर वो गिर जाता है। ये धीरे धीरे जो बच्चे में हमारे अंदर था, वो धीरे धीरे समाज जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स देना शुरू करता है। और खास करके पॉलिटिकली, चूंकि बिहार के लोगों ने इस तरह से देखा है, बिहार में भी कुछ ऐसी चीजें, हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से, जिसमें बिहार और यूपी दोनों शामिल है, कि लोग उस पे तंज करते हैं। ये सब पॉलिटिकल मसले हैं, उसमें जाएंगे तो उसकी सच्चाई एक अलग तरह से आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं भी हो, अपने ऊपर अगर आप अभिनय से जुड़े हुए हो, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हो, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। आपको सुबोध गुप्ता नाम सुना आपने? सुबोध गुप्ता जो है वो पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ता था। इस वक्त दुनिया का वो बहुत बड़ा पेंटर है, स्कल्प्टर है, पेंटर, जो उसको क्या कहते हैं, अरे बहुत बड़ा है। उसका लास्ट जो बिका था वो एग्जीबिशन में जो पेंटिंग बिकी वो 5 करोड़ 7 करोड़ का कुछ बिका। बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली में रहता है वो। फ्रांस भी, वो दिल्ली और फ्रांस घूमता रहता है, ऐसे ही दुनिया भर में घूमता रहता है। आज भी वैसे ही वो गमछा लपेटे रहता है। अपने ऊपर विश्वास। आज भी वो वैसे ही वो हिंदी बोलता रहता है, हिंदी जानता है, बोलता हिंदी है, अंग्रेजी भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल लेता होगा। बहुत जमाने से नहीं मुलाकात हुई है उससे। ऐसे ढेर सारे लोग हैं कि आप अंग्रेजी आप बोलिए, आप सीख लीजिए, आप बोलने लगेंगे तो आप बोलने लगेंगे। अब माहौल भी तो ऐसे होता है कि आप ऐसे माहौल में रहने लगते हैं तो आप बोलने लगते हैं। ऐसे मेरे ढेर सारे मित्र हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो आज अंग्रेजी बोलते हैं और बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स्ड हो, आपके अंदर किसी प्रकार की हीनता पैदा हो। ये आप इससे मुक्त होने के लिए आप अपने ऊपर विश्वास पैदा करना शुरू करें। ऐसा समय था सर जब आपके कॉलेज के समय में काफी पॉलिटिकल
भी आपके ऊपर इफेक्ट रहा है, और ये यहाँ तक की स्थिति आई थी कि आप चुनाव में भी खड़े होने जा रहे थे, 3 बार आपको टिकट भी नहीं, मिला। हम चुनाव में कभी नहीं खड़े होने जा रहे थे, मेरा कभी शौक नहीं रहा। लेकिन वो जैसे वो 77 की बात है, हम लोग जेपी मूवमेंट में थे, और जो मेरी अपनी आदत है कि भैया मैं काम करता हूँ, वो कमिटेड हूँ, सिंसियर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ। तो जैसे जनता पार्टी जब बनी तो जनता पार्टी के पास कहाँ लोग थे। तो जैसे आप पार्टी जब बनी तो वो भी तो कैंडिडेट खोज रहे थे। तो जनता पार्टी जब बनी तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे तुम मनेर से खड़ा हो जाओ। वो कहीं कोई ऐसी चर्चा थोड़ी हुई कि कहीं मीटिंग हुई, कहाँ हुआ। हम बोले नहीं नहीं नहीं, वो हम थिएटर करते हैं, हमको इसमें मत घसीटिए। लेकिन माता जी ने भी आपको ये कहा था कि बहुत ही गुस्से वाले हो तुम। माता जी, हाँ, माँ ने कहा था कि तुम इधर नहीं, एक तो ऐसे ही तुमको गुस्सा चढ़ता है, दूसरा तुम इधर तुमको कहीं नीचे से पावर मिल गया ना तो लोगों का जीना मुश्किल कर दोगे। तो ये पॉलिटिकल, हम मूलतः पॉलिटिकल दिमाग है मेरा। मुझे बहुत तेजी में जो है मेरी पॉलिटिकल समझ काम करती है, और तुरंत इक्वेशन समझ में आता है कि मूलभूत रूप से कि इसके पीछे रास किसने पकड़ रखा है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं बेचैन रहूंगा। कोई भी घटना हो उसमें मुझे 2 घंटे लग जाएं, 2 दिन लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, जब तक खोज नहीं लूंगा, इसके लिए मैं फोन करना शुरू करता हूं। अरे सुनो, ये ऐसा क्यों बोल रहा है यार, तो पता करना शुरू करते हैं अपनी जानकारी के, भाई पता तो चले कि इसके पीछे मूल है क्या, कौन सी राजनीति काम कर रही है। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में अगर एक कदम किसी ने चला है तो उसके पीछे राजनीति है। एक पॉलिटिकल राजनीति होती है, एक सोशल राजनीति होती है। मतलब हम लोग ये मानते हैं कि सांस लेना भी राजनीति है, खाना खाना भी राजनीति। पॉलिटिकल राजनीति नहीं है, लेकिन अब तो वो पॉलिटिक्स उसमें भी आ गया है। तो पॉलिटिक्स जो है वो समझ में आना चाहिए, और एक अभिनेता को पॉलिटिक्स समझ में आना चाहिए। आपके बड़े भाई साहब जो है वो सुजीत कुमार जी, और वो आईपीएस, हाँ सुनीत कुमार, हाँ। सुनीत कुमार जी, तो ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो घर में यानी कि आपके, क्योंकि बड़े भाई हैं और बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो जब आपको इस तरीके से देखा करते थे, नाटक करने जा रहा है, दिन दिन भर वहां पर रिहर्सल किया करता है, तो उन्होंने कभी कुछ आपको इस तरीके से बोला ये क्या कर रहा है? वो पिताजी खाली, वो बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात है। वो जब एक बार वो जब पढ़ते थे तो पिताजी नाटक देखने नहीं आते थे, भैया आते थे, और भैया तो फुल आनंद लेते थे। अरे ठाका लगता था पीछे जो है, हम लोग रहते होते तो आता था, आ गए भैया तुम्हारे, लगा रहे ठाका। तो वो खूब नाटक देखते थे और बड़ा उनको मजा आता था। पुलिस में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा, उनका फिर टाइम नहीं, उनका अपना वो डिसिप्लिन आदमी, तो ड्यूटी मतलब 24 घंटे की ड्यूटी उनकी टाइप से होती थी। तो ऐसा कभी नहीं रहा। वो मूलतः अगर देखा जाए तो भैया की वजह से ही हम नाटक में गए ना। भैया के मित्र थे अमरेंद्र दुबे जी, और हम स्कूल से निकल के कॉलेज में आए थे। जनरली कॉलेज में आने के बाद जो है मूलतः लोग इसको बोलते नहीं है, हमको लगता है कि हम लोग का एक ही जॉब था, लड़की ताड़ना। अब पटना मारने चले गए, गली में यानी अलग अलग गली में बैठ गए, लड़की ताड़ रहे। अब लड़की कुछ कर थोड़ा सकते हैं, भैया पिटा जाओगे पूरा शहर जानता है। तो लड़की ताड़ना जो है एक विषय था। एक दिन जो है ऐसे ही दुबे जी ने कहा कि अरे चलो नाटक कला संगम में चलो, वो तुमको रोल दिलाएंगे। हमको लगा क्या रोल और क्या नाटक, क्या नहीं ना, हमको नहीं जाना, मेरा अपना काम चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। वो कुछ एक आध महीना बीत गया, उसके बाद भैया ने कहा अरे जाओ देख लो क्या कह रहे हैं, जाओ देख आओ। तो हम मूलतः पहलवान यानी अखाड़ा वाले पहलवान थे, तो देखने चले गए। बस जो देखने गए 74-75 में निकले नहीं।
आज तक नहीं निकल सके। तो वो देन भैया की है, उन्होंने कहा जाओ देख आओ, और वो दुबे जी की है जिन्होंने जिद किया कि रोल दिलाएंगे, जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं था। हम ये लोग जब पहुंचे तो लोग चल रहा था, तुगलक का रिहर्सल चल रहा था। अच्छा। तो लोग डायलॉग बोल रहे थे अपना कुछ चल चल के, तो हमने धीरे धीरे पूछा ये क्या कर रहे हैं लोग। तो दुबे जी बोले कि डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग। हम बोले डायलॉग कहाँ से बोल रहे हैं, तो किताब रखी थी। बोले ये किताब। बोले अच्छा ये किताब से बोल रहा है, तो क्या होगा डायलॉग बोल के। अब ये कि मतलब कुछ ऐसा थोड़ी हम पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन नाटक क्या होता है उस वक्त, तो जो नाटक करता था, मतलब वो उसके बाद हम जब अपने गांव गए, यानी जौनपुर, मूलतः हम यूपी के हैं, तो जौनपुर जब गए तो चाची जो है मेरी, गए खड़ा रहो उधर, तो भाड़ मेरा सी पवित्र, वो गोबर ओबर कुछ लगाया गया, गंगा जल, तब घर के अंदर हमको घुसने दिया गया कि मतलब हम पवित्र हो गए। तो ये जो है उस वक्त इस प्रकार की सोच के लोग थे। मोहल्ले में भी जो है लोग बोलते अब कुछ नहीं कर सका तो नाटक करने लगा है। हमको कोई लेना ही देना नहीं था, हमको तो लगता था कि हमें मजा आ रहा है। तो भैया जो है वो बहुत ही मेरे वो एक होता है ना कि परिवार का जो सुदृढ़ एक ढांचा, कि हम भैया तो 14 में रिटायर कर गए, अभी वैसे वो पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं बिहार में। तो आप सोचिए कि हम 60+ हैं, और आज भी भैया जब मेरे बात करते हैं तो उनको मालूम है कि भैया ही काम नहीं कर रहा है, काम वैसे ही नहीं करता है, यहाँ तो काम अभी चल ही नहीं रहा है। तो जब फोन पर बात होता है तो जब खत्म होने लगता है, जनरली हम भाभी से ही बात होती है मेरी, लेकिन जब वो आ जाते हैं और जब बात होने लगती तो कहते हैं और तो कोई जरूरत है नहीं ना, सब ठीक है ना, कोई और जरूरत, इशारा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी देश में बहुत कम है कि इस उम्र में भाई जो है पीछे खड़ा है और कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बहुत बहुत बढ़िया सर। ये तो ये ताकत है, ये ताकत जो है आपको बनाती है अंदर से मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर एक और रोचक किस्सा है आपका, आपके जीवन में, जब कब अबू अगनवा हमार, ये जो तो अद्भुत है। कैसा रहा कब अबू अगनवा हमार का अनुभव? बहुत अच्छा। वो क्या था ना कि जनरली हम भोजपुरी जो है कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है। वो घंटी बजी, 3 लोग एंट्री लिए, तो 3 लोग में जो है एक ने कहा जी मैं कवि कुमार हूं, इनका देहांत हो गया है, मैं संजय त्रिपाठी हूं और मैं नीतीश्वर हूं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो कवि कुमार ने कहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का टॉपर हूं। फिर संजय त्रिपाठी ने कहा कि मैं केमिस्ट्री का टॉपर हूं। फिर नीतीश्वर ने कहा मैं बिहार का हूं, यूपी काडर का IAS हूं। हम कह भाई भोजपुरी सिनेमा में दिग्गज लोग कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि हम बोले ना, हाँ भाई इतने बड़े बड़े, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई तो ऑनेस्टी होगी कि आप ये बना रहे हो, वो ईमानदारी बनाती है। तो हमने उन्होंने कहा कि लेकिन सुन, तो हम बोले सुनना क्या है, कितना दिन चाहिए? बोले जी 2 दिन चाहिए। हम बोले दिया 2 दिन। 2 दिन दिया, गए शूटिंग किए, बड़ा खुश सब लोग। और फिर जो कवि कुमार के जो भाई थे, बड़े भाई सरपंच जी, सीतामढ़ी में हुआ था, वो हमको मुखिया जी कहने लगे, पूरा गांव हमको मुखिया जी कहने लगा। तो हुआ क्या कि पहले दिन तो शूटिंग हुई, तो लोगों ने जब देखा ना, तो एक तो चेहरा पहचाना हुआ, और दूसरा जब हम मुखिया बने हुए थे, तो जोर से बोलते हैं
सोनू, संजय सोनू मेरा बेटा बना हुआ है। तो अब प्रभाव पड़ जाता है, कई बार गलती से पड़ जाता है, कई बार सही से पड़ता है, तो पड़ गया प्रभाव। अब दूसरे दिन जो है बड़ा, आप तो जो है एकदम दबंग वो। तो दूसरे दिन जो है वो था वो जो डांस वाला नहीं होता है फिल्मों में, आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग आइटम सॉन्ग जो है वो कुछ 15-20 हजार की भीड़ आ गई। 4-5 गांव इकट्ठा हो गया उधर, क्योंकि आइटम सॉन्ग होना था और घर के सामने ही हो रहा था। वो घर और घर के सामने जो है लगा हुआ था। और हम अपना एक दो उसमें जो है आइटम सॉन्ग में, जैसे अब मुखिया जी बैठे हुए हैं, अपना वो देना था, आइटम करना था, और सरपंच जी जो है अपना अपना बॉडीगार्ड लेके और पुलिस वाले जो है भीड़ हटा रहे हैं। हम ऐसे दूर खड़े हुए थे और देख रहे थे। हम कहे यार आओ जरा आज जो अपने आप को चेक करें कितना बचा है। और दूर खड़े खड़े अचानक चढ़ा और हमने जो है एक इधर कुछ 5-7 हजार का एक ऐसे जो है ऐसे धक्का दे दे के जो है आगे आता था। हम करते हुए भीड़ में घुस के, भीड़ में घुसे ना, भीड़ फट गई एकदम पीछे ऐसे। और एक सांस खत्म हुई तो भीड़ ने घेर लिया। घेरा तो हमको लगा मिनट अब क्या करोगे, और उसके बाद हमने अपना बदला। हम लोग क्या कर रहे हो यार, देखना है ना, आओ तुम। उतनी देर में सरपंच दौड़े, बंदूकधारी दौड़ा और हटाया। और हम कहे काहे घबरा रहे हैं भाई, सबको बैठा रहे हैं, बैठ के देखेगा। तब हमको लगा कि विनीत कुमार आप में दम अभी है, अभी गया नहीं है दम। दूसरे दिन हम सो के उठे तो खत्म हो गया था। वो 11-11:30 बजा होगा। पेड़ के नीचे आम का बगान था घर के सामने ही, तो वहीं उनका पंचायत बैठ जाता था। तो सरपंच और भी लोग आए थे, तो हम आए, बैठे, चाय वाय आई, सरपंच जी बगल में बैठे हुए थे। सरपंच जी ने जो है ऐसे किया और अपना रिवॉल्वर निकाल के मेरे सामने रख दिया। कहा हम आपसे हार गए, ये अब आपका। हम बोले क्या कर रहे हैं आप भाई, रखिए, ये सामान आपका है, आपका नाम। बोले लाइसेंस तो हम आपका नाम करवा दें। हम बोले मैं क्या हुआ। बोले कल हम आपको देखे, हम बंदूकधारी को लेके अंदर जाने में घबराते हैं, आप बिना उसके घुस गए। हम बोले ये सब अभिनय है, ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करना जरूरी है। लाइव जो है ट्राई करना जरूरी है कि दम कितना बचा है। दबंग रहे हैं ना, मतलब वो रहा है। तो बड़ा आनंद है। वो फिर त्रिपाठी जी, संजय त्रिपाठी ने दोबारा फिर एक सीरियल बनाया। हम, उन्होंने कहा हम बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबको जरा सा इनको इनको इनको। तो सारे लोग, मतलब कितने नाम जो हैं कि बिहार में गांव जाना। हम बोले हम है ना, चलिए। और वहीं गांव में खाना बन रहा है, वहीं मेकअप रूम बन गया है, वहीं सेटअप बन गया है, वहीं हवेली खड़ी हो गई है। चला, लेकिन वो हो नहीं सका, आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। समय कुछ चीजें नहीं होनी होती हैं, लेकिन वो सीरियल सही बना, सही आया। हम नाम से लोगों ने कहा कि हम लोग का एक्सटेंशन है। महिलाओं की कहानी थी, तो आनंद बहुत आया हमको। और नीतीश्वर तो मैं अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं, और उनकी कविता जो है, कविता की किताब भी उन्होंने लिखी है। और उन्होंने भी एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी, उन्होंने भी बुलाया हमको। हमने कहा कि आप लोग जो है, अगर हम बोलेगी अरे घास से दोस्ती क्या, जितना लेना हो ले लीजिए। लेकिन सर इसके साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद जब आपने उसको अलविदा कह दिया, तो उसके बाद ये तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत गहरा संबंध रहा है आपका सर। वो तेलुगु तो क्या हुआ ना कि एक दिन अचानक एक फोन आया, और फोन था तेजा का। तेजा जो है वो कैमरामैन था, और ये इनका दामाद था। अरे वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर रह चुके हैं। वो कच्चे धागे के कैमरामैन, यानी डबल में कुछ कैमरामैन थे वो। तो तेजा उनका दामाद है, कुछ था रिश्तेदार। तो तेजा भी आता था कच्चे धागे में।
तो तेजा का फोन था, उसने कहा कि भाई वो हम हैं यहाँ मौर्या में, और नहीं मौर्या नहीं, वो जुहू पे जो है पृथ्वी की इधर था सेंटोर में, तो तुम मिलो ना, कुछ एक फिल्म है। तो हम गए, तो हमने कहा कि भाई तो फिल्म में कास्टिंग हो गई तो प्रॉब्लम क्या हो गया? बोले वो शया जी का जो, अब बोले एक मिनट बात करनी। इमीडिएट मैंने फोन किया शया जी को, हमने कहा शया जी ये तेजा जो है वो बोल रहा है काम, वो बाप का रोल है लड़की के, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कर लो यार, डेट नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा है, कर लो कर लो कर लो। तो उस समय से जो है मेरा कि भाई काम मिल रहा है तो कास्टिंग चल रही है तो बात सही समझ में आती है, लेकिन अगर कास्टिंग हो गई कोई नहीं कर रहा है तो मेरी ड्यूटी है, मैं पूछूं कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुमको। तो तेजा वो मैंने फिल्म की, और फिल्म का नाम था ये दिल। ये दिल जो है वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी तेलुगु की, नोबू नेनू, उसका हिंदी रीमेक, तुषार कपूर और तुषार कपूर वाली। हाँ, तो वो उसमें कुछ देर में 1 साल बाद रिलीज हुआ, तो उस फिल्म का कुछ जो है वो अलग कहानी है। तो तेजा ने जो है जब ये किया तो तेजा ने एक तेलुगु फिल्म बना रहा था, तो कहा तुम कर लो। तो वो कुछ कारगिल का उस समय कुछ चल रहा था, तो वो कि फुटबॉल मैच हो रहा है और हम असद, क्या नाम है उसका, असद, अरे वो पाकिस्तान का असद मजहर, क्या नाम है, अजहर। तो टेररिस्ट है, उसका रोल वो कर लिए। उसके बाद जो राजमौली साहब हैं, राजमौली साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसमें नरेंद्र झा था। नरेंद्र झा ने कहा कि राजमौली साहब जो है कह रहे हैं कि अगले साल हम विनीत के साथ काम करेंगे। हमको हंसी आ गई, हम फिल्म बनती रहती है, लोगों को पता नहीं रहता है कौन डायरेक्टर है जो वो फिल्म जब रिलीज हुई, रिलीज होने के कुछ 2 महीने बाद मेरे पास फोन आया और मैं हैदराबाद गया और मुझे वो फिल्म मिली, विक्रमार्कुडु। विक्रमार्कुडु राउडी राठौर का ओरिजिनल 2006 में, 2005 में शूटिंग शुरू हुई, 2006 में रिलीज हुई। वो रिलीज जब हुई तो आप समझ लीजिए कि वो सुपर डुपर हिट फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने बाद जब बुलाया गया हैदराबाद, और वो इस छोटे से स्टेडियम, भरा हुआ है स्टेडियम, और लोग जो है हमको भी कुछ दिया उन्होंने, और लोग चिल्ला रहे जोर जोर से, और डायलॉग कुछ बोल रहे हैं। हम तो मेकअप मैन से पूछे क्या बोल रहे हैं, बोले आप ही का तो डायलॉग बोल रहे हैं। बोले अच्छा मेरा डायलॉग बोल रहे हैं। हमको तो कुछ याद रहता नहीं है, मूलतः हम फिल्मी आदमी उस तरह से है नहीं, और नहीं हम उस तरह से हैं कि कोई चीज अगर हिट कर गई तो हम उसको लटका के बैग की तरह से चले। एक काम खत्म हुआ, जय हिंद, तब हम अगला कर पाएंगे। तो इस तरह से विक्रमार्कुडु की वजह से ही जो है मुझे साउथ में इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि मतलब जिसको देखो वो हमको, और हम अपने ढंग के आदमी। उसके बाद कुछ 11-12 फिल्में आई, मैंने कोई फिल्म नहीं की। अच्छे धागे के बाद भी कोई फिल्म आई थी, मैंने एक भी फिल्म नहीं किया। मैं थिएटर करने लगा था वो इधर। तो कुछ अपनी भी वो रंगबाजियां हैं जिसकी वजह से जो है, धंधा तो धंधा होता है ना, आर्ट कल्चर नहीं है ये, मूलतः ये दुकान है। आर्ट एंड कल्चर सिर्फ एक्शन और कट के बीच में है। थिएटर में ये नहीं कहा सकता है कि विंग्स एंटर करने से लेके विंग्स में एग्जिट करने तक ही जो है वो काम है। थिएटर में जो है आपका जीवन उसमें समर्पित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन फिल्मों में जितनी देर आप एक्शन और कट के बीच का ही जो समय है, उसी समय में आप अभिनय करते हैं, बाकी सब बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पॉपुलैरिटी को इनकैश करना और लोगों से मिलना और अपने बारे में बोलना और छापना, हम आपको बताएं कि वो
एनएसडी में जब थे तो 88 में हैमलेट हुआ। हम्म। हैमलेट में हैमलेट का रोल मैंने किया। अच्छा। अब वो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब लोगों ने कहा कि ये तो अद्भुत हैमलेट है। किसने डायरेक्ट किया था सर? किसने डायरेक्ट किया था? जॉन रेटलिक ने किया था। ये इंग्लैंड के थे डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे। क्योंकि 3 साल पहले यही प्ले हो चुका था जर्मन के डायरेक्टर के साथ 85 में, फ्रेड बेनेविट्स के साथ। हाँ, बेनेविट्स के साथ वो पीयूष भाई ने किया था। पीयूष भाई ने किया था, जी जी जी। अब आप सोचिए कि क्या किया होगा कि पीयूष का हैमलेट और विनीत के हैमलेट में कंपैरिजन होने लगा। ओ, पेपरों में, हर पेपर में छपने लगा। मतलब क्या क्या नहीं हुआ। और जहां निकलो तो एनएसडी में एक दिन यानी खत्म हुआ, 6 शो खत्म हुआ तो इधर जिधर निकलो, अरे यार क्या किया, अरे हम कहे तो बड़ा दिक्कत है। हम बस एनएसडी के सामने जो है वो मंडी हाउस, वो जो मंडी हाउस है, नहीं मतलब दूरदर्शन वाला है, वो चाय की दुकान है, वहां नीचे एक हजाम बैठता था, अब तो नहीं बैठता है, वो ईटा पे। हम वहां ईटा पे बैठे, हम कहे बाल मोड़ हमने बाल मुड़वा दिया। हमने कहा न रहेगा बाल न लोग पहचाने में, आप खत्म, भूल जाओ, अगला हैमलेट आएगा करेगा। बस आनंद उतने ही देर का होना चाहिए। नई चीज जब तक हम पुरानी भूलेंगे नहीं वो आएगी नहीं हमारे अंदर। बिल्कुल 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 सर। वह हमारे स्टार्स का प्रॉब्लम यही है, निकल नहीं पाते हैं उस चीज से। नहीं, वो अगर निकलना चाहें तो लोग नहीं निकलने देते। अब उसके पीछे भी कई चीजें हैं। क्या चीजें हैं कि हमारे यहां जो जिस तरह का हीरोइज्म रहा है शास्त्रों में, कि जैसे आइडियल हैं अलग अलग, कि भाई राम हैं, कृष्ण हैं, महादेव हैं, विष्णु हैं, अब ये सब आइडियल है। तो हीरो वर्शिप जो हमारे यहाँ है वो हमें उन्हें बदलने नहीं देता है। तो है क्या कि अब बहुत कोशिश करने की कोशिश करें, अगर आप हिट हो गए हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर जी वही सही है, वही सही। तो आप देखेंगे सब कुछ के बावजूद वो सेम दिखता है। तो वो एक समस्या है। इसके लिए जो है जनता जो है, जो दर्शक है, दर्शक वर्ग कैसे तैयार होगा, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। क्योंकि वही जब वो हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं या विदेशी फिल्म, अब तो बहुत हिंदी में डब होके आती है, तो सब देखते हैं और वो देखते हैं। वही हिंदी फिल्म वैसी बन जाए वो नहीं देखेंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ है जो हमारे, अब उसको कल्चर कह देते हैं लोग, उसको संस्कार कह देते हैं लोग, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां इस देश में हैं और लोक कथाएं इतनी हैं, और हम वही सड़ी गली कहानी में लपेट लपेट के देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये यही पसंद करते हैं, यही पसंद करते हैं, और वो कहते हैं अरे ये यही देते हैं। अब किसको दोष दिया जाए कोई पता नहीं। क्या कहें। और सर एक बहुत ही मैं अब आखिरी सवाल की तरफ चल रहा हूँ। आपके जीवन में फोटोग्राफी का भी बहुत रोल रहा है। कब ये आपका शौक बन गया, या ये पहले से था, या कभी बीच में ये शुरू हुआ और ये बिल्कुल पैशन बन गया आपका? ये इसकी शुरुआत फोटोग्राफी की कैसे हुई सर? पता नहीं, मेरे जीवन में चीजें अपने आप आई हैं। अभिनय भी जो है, मैं कोई अभिनेता थोड़ी बनना चाहता था। मूलतः मैं पहलवान था, दिमागी रूप से जो है अरे नहीं सुनेगा तो ठोक दूंगा। मोटी बुद्धि से, ऐसा नहीं है कि मोटी बुद्धि का हूं, बुद्धि बहुत शार्प है, लेकिन जो सोच है ना वो इसी प्रकार से होती है कि अगर नहीं समझोगे तो हम समझा देंगे। अब ये तो पहलवानों वाली बुद्धि हो गई।
तो उसी पहलवानी बुद्धि में ये अभिनय करने लगे। जब पिताजी के पास जो है एक कैमरा हुआ करता था, वो क्या उसको कहते हैं, कोडक का हाँ हाँ बक्सा, कोडक सर, कोडक का कैमरा। कोडक का, तो वो ऐसे खुलता था और ऐसे करके देख के उसमें 24 करके कुछ क्या नाम, इतना बड़ा लगता था प्रिंट, रील, अच्छा, बड़ा वाला, हाँ 35 वाला नहीं, बड़ा वाला, बहुत पहले की बात है, मतलब सर बहुत हाँ पुरानी। हाँ, ये तो जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो उसमें जो है रोल भरवा के हमने बहुतों की तस्वीर खींची थी। अच्छा अच्छा, बहुतों की, वो कवि नुक्कड़ पे जो है कवि सम्मेलन हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो तस्वीर हम खींच लेते थे। लेकिन वो क्या हुआ ना कि उसको बनाने में जो है पैसा बहुत लगता, तो हमने कहा भैया यही जॉब तो नहीं, तो हमने कैमरा छोड़ दिया। और ऊपर से माँ का अरे तुम लेके जाते हो, कहीं टूट गया गायब हो गया तो जवाब कौन, तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद संजय मिश्रा मेरे बड़े प्रिय हैं, तो संजय मिश्रा के यहाँ जब बैठे रहे तो देखें कि उनका जो है कलरफुल तस्वीर चल रहा है, ऐसे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ऐसे अपना चल रहा है फोटो, हमको देख के लगे तो बड़ा सही लगता है यार। फिर जो है मेरी मिली में वो करती थी, बड़ी अच्छी मित्र हैं, मोना वासु नाम है उनका, उन्होंने कैमरा खरीदा। उन्होंने कैमरा खरीदा तो हमने एक दिन कहा जरा जरा देना यार, कैमरा हम करने दिए, उससे खींचने लगे। हमने देखा यार ये तो कुछ ठीक चल रहा है। फिर ये 2007-8 की बात होगी और 2010-11 में मैंने अपना कैमरा खरीद लिया। मुझे लगा कब तक मांग के खींचते नहीं, फिर मैंने अपना कैमरा खरीदा। और वो अपना भी इसलिए खरीदा, कई बार जो हम खींच रहे थे, हमको ऐसा लगता था मैंने खींचा और वो कहे ये मैंने खींचा है, क्योंकि एक ही कैमरे से दोनों लोग खींच रहे हैं। तो हमने अपना कैमरा खरीदा और कैमरा खरीदने के बाद मैंने जो है धीरे धीरे लोग कहने लगे कि आप अच्छा खींचते हैं, और मुझे लगा अच्छा तो मैं ये खींच पा रहा हूं। और फिर मैंने जो है एक 50 का लेंस है, एक 18-55 का तो मिलता ही है, 70-300 का लेंस है, 16-35 का लेंस है, 24-105 का लेंस है, तो इतने लेंस रखे हुए हैं। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि 17-18 आते आते शोल्डर जो है ना वो पेन करने लगा, अब वो भारी हो जाता है। तो 18 के बाद जो है कैमरा लेके चलना जो है जरा मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो फिर एक खाली कैमरा और एक लेंस लगा के, और वो मेरी आदत नहीं थी, मेरी थी कि लेंस बदल बदल के खींचने का, तो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब ये भी जीवन में आ गया है, लोग कहते हैं अच्छा खींचते हैं, तो हमने मान लिया है कि चलो भाई ये भी कुछ सीख रहे हैं, तो अभी भी नहीं पड़ा रहता है, सामने रहता है तो मतलब सामने रहता है सब कुछ, कहीं भी होता है तो घूम के खींच लेते हैं और खींचते हैं। अच्छा है, मतलब शौक है मुझे। जीवन में जीने की ललक है, पाने की ललक नहीं है। जीवन है तो कुछ तो मिल ही जाएगा, जीवन ही नहीं है तो मिलेगा क्या? मिल भी गया और अगर जीवन नहीं है तो वो आदमी जानता है वो व्यर्थ है। अब कई नाम है, उदाहरण में क्या, उसके पास सब कुछ है, जीवन नहीं है, अकेले में मिलता है तो वो रोता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अंदर जीवन जीने की ललक है। पाना तो क्या है, पाना क्या है? आप कह रहे हो मैं अच्छा हूं तो ये पाना है। लोगों को कहना है कि आप कुछ करते हो, कुछ जानते हो, अच्छे हो, आप जियो, आप ही लग जाते हो वो काम करने में जो सामने वाले का है, और जीने की ललक आपके खत्म होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि
दिन प्रतिदिन हमें बड़ा बनने की इच्छा दिन प्रतिदिन हमें छोटा बनाती जा रही है। हाँ, हाँ, कि हम सर। बड़ा बनने की कल्पना जो है, आप तो जानते ही हैं कि जी जी सर। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। ये बड़ा क्या होता है, ये कोई डिफाइन तो कर दे। बिल्कुल सर। धन से तो जितने धनाढ्य हैं वो सबसे ज्यादा दवाई खाते हैं सोने की। सबसे ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा बनने की इच्छा दिन प्रतिदिन आपको छोटा बनाती जा रही हम्म। जी सर। सर, है। हम लोग सर समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं, और बहुत ही जीवन जीने का जो जिस तरीके का आपका ढंग है, और जैसे भी सर, जब भी आपको हम लोगों ने देखा है एक गमछा टांग के, एक सिंपल सी टी शर्ट में, लीजिए। और ये सर, तो ये जो आपका आपका ये जो खाटीपन है, ये जो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, और बिना, ये सर ये बात भी आपकी बहुत ही अच्छी लगी कि मैं जीवन जीना चाहता हूँ। तो ये भी सर एक बहुत ही अलग तरीके की विचार, मतलब अलग तरीके का विचार है। लोग अंधी दौड़ मूल में। विचार यही है, जी सर। मूल यही है। जीना सीखो अब सर। लोगों ने मूल छोड़ दिया है, वो पाना चाहते हैं। पाना आपका चाहते काम मैं करना चाह रहा हूं, तो कैसे संभव है? आप कहोगे ना कि आप बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत घटिया करते हो, आप कमाल हो, आप बेकार हो, ये हैं। आपका जॉब बिल्कुल है। बिल्कुल 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 सर। तो मेरा जॉब जीने का है। आप बोलो, हम उसको बेहतर करेंगे, हम उसको और बेहतर करेंगे। लेकिन हम अब आपका जॉब ले लिए, हम खुद ही कह रहे हैं अरे मैं तो कमाल हूं, मैंने कमाल किया, आपने देखा नहीं, अगर देखना चाहिए। अरे हम्म। खुद ही, अबे जी यार। इसीलिए बहुत। इसीलिए जब ये सारी चीजें जब सामने आती हैं हमारे यहाँ, जो भी दर्शन की जो पुस्तकें हैं, जी 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 सर। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो किसी तरह की जो कहानियां जो हैं, जिसे हम मानते हैं, भगवान की तरह से पूछते हैं लोग, वो मूलतः दर्शन है। आप उस दर्शन को नहीं समझते हो, आप मत्था टेक लेते हो, मत्था टेक के मुक्ति पा गए। अबे वो कह रहा है कि जीवन जियो। अरे जीवन जियो तो जीवन तो पहले समझो, तो वो जीवन जी कैसे रहा है तो उसको समझो। तो जब वो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फिर जब उसे उतारोगे तो जियोगे, तब तुम भक्त बनो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अपना समय निकालने के लिए। और भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और जिस तरीके की बातें आपने की, और बहुत तरीके के सवाल थे मेरे मन में भी, जो कि मैंने आपसे पूछा, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं सर, रंग समागम 2020 की तरफ से। आपके सर कुछ शब्द। मेरी ये कामना है कि ये ऊपर के लोग सोचें समझें और उन लोगों को लाएं, शामिल करें, और देश में एक ऐसी जमीन तैयार हो जिसे बीएनए कहते हैं, जहां अभिनय फर्टाइल हो, उर्वरक हो, वहां से पैदा हो और लोग निकलें और काम करें, जमीन पे काम करें। सिनेमा में करें चाहे थिएटर में करें, करें तो लोग कहें कि ये फलानी जगह से निकला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल्पना है, और हम शुभकामनाएं देते हैं आप सब लोगों को कि बेहतर बहुत काम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत